हेलो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट इनकम टैक्स की क्लास 4 है और टॉपिक है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, निवासीय स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज करदाता की निवास की स्थिति के बारे में। इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको कुछ डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी, जैसे गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, पर्सन और क्या कहते हैं एसएससी, इनके बारे में मैंने आपको बताया जा चुका है। अब आगे के आज की जो हमारी चर्चा है वो करदाता के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में होगी कि रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब है और इसका इनकम टैक्स में क्या महत्व है। चलो आगे की हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की रेजिडेंशियल स्टेटस। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस है क्या। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब निवास की स्थिति, इसका क्या रोल है इनकम टैक्स में। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि करदाता की आय पर जो टैक्स लगता है वह गत वर्ष की इनकम पर लगता है, कि गत वर्ष में उसने जितनी भी इनकम अर्न की है उसको टैक्स देना पड़ेगा कर निर्धारण वर्ष में। यानी गत वर्ष में तो वो आय कमाएगा और उस आय पर टैक्स कब देना पड़ेगा, कर निर्धारण वर्ष में। जैसे हम मान के चलें, अब हमारा 20-21 असेसमेंट ईयर चल रहा है, यानी कर निर्धारण वर्ष कौन सा चल रहा है, 20-21, यानी 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2021 तक हमारा ये असेसमेंट ईयर है। तो इस असेसमेंट ईयर में पिछले गत वर्ष, जो गत वर्ष निकला है वो गत वर्ष कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 हमारा क्या होगा, गत वर्ष या प्रीवियस ईयर। अब करदाता की प्रीवियस ईयर की इनकम पर हम टैक्स देना पड़ेगा असेसमेंट ईयर में। मतलब असेसमेंट ईयर में उसकी इनकम असेस होगी और उस पर कितना टैक्स बनेगा वो देना पड़ेगा। अब हमारे सामने बात ये आती है कि करदाता की कौन सी इनकम को टैक्सेबल माना जाए, कौन सी को नहीं माना जाए। तो इसके लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण करना जरूरी है। निवास की स्थिति की, करदाता की निवास की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर करदाता की निवास की स्थिति का मतलब ये है कि एसएससी मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस मीन एन एसएससी स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि कोई करदाता गत वर्ष में जो भारत में रहा है, भारत में उसने जो स्टे किया है, उस अवधि को क्या कहेंगे हम, रेजिडेंशियल स्टेटस, निवास की स्थिति के बारे में उस अवधि की कैलकुलेशन करेंगे। मतलब निवास की स्थिति है रेजिडेंशियल स्टेटस से मतलब है कि करदाता को के भारत में रहने की अवधि, जितनी अवधि के लिए वो भारत में रहा है उसके आधार पर रेजिडेंशियल स्टेटस की गणना की जाएगी। रेजिडेंशियल स्टेटस, जब रेजिडेंशियल स्टेटस या निवास की स्थिति की हम जब गणना कर लेंगे तो उसके आधार पर ही हम देखेंगे कि कौन सी इनकम करदाता के लिए टैक्सेबल है या नहीं। मतलब फॉरेन इनकम टैक्सेबल है या नहीं, इंडियन इनकम टैक्सेबल है या नहीं। यह सारी चीज डिटरमाइन करने के लिए हमें पहले करदाता का रेजिडेंशियल स्टेटस निर्धारित करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या मतलब है कि करदाता के भारत में रहने की अवधि, ये रेजिडेंशियल स्टेटस है। अगर हम पढ़ते तो देखते हैं क्या आता है पढ़ के। रेजिडेंशियल स्टेटस मींस एन एसएससी स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी गत वर्ष में जो एसएससी करदाता भारत में रहा है उसका मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस या निवास की स्थिति है। तो गत वर्ष में हम कौन सी अवधि की देखेंगे, इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमें गत वर्ष देखना है, कर निर्धारण वर्ष नहीं देखना है कि कर निर्धारण वर्ष में तो हम गत वर्ष में वो जितने दिन भारत में रहा है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। कब करेंगे, कर निर्धारण वर्ष में। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई इनकम अर्न करी भारत में, मान लो 5 लाख रुपए। अब उसने 5 लाख अर्न कब करी, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 गत वर्ष है मान लीजिए। तो उसमें 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक गुजरने के बाद जब 1 अप्रैल 2020 आएगा और 31 मार्च 2021 तक जब हम उसकी इनकम का असेसमेंट करेंगे और उसके टैक्स का असेसमेंट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि गत वर्ष में वह कितने दिन भारत में रहा है। उसके आधार पर हम उसकी निवास की स्थिति या रेजिडेंशियल स्टेटस की गणना करेंगे। आगे क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एसएससी पीरियड ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि जितने दिन वह भारत में रहा है यानी स्टे किया है गत वर्ष में देखना है हमें। ये गत वर्ष में जितने दिन वह भारत में रहा है करदाता, उसके आधार पर रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाएगा।
तो मैंने आपको फिर आगे क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी डिपेंड ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। मतलब इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो हमें ये बताता है कि करदाता की कौन सी आय हम टैक्सेबल माने, कौन सी नहीं माने। मतलब आय का क्षेत्र, मतलब आय का क्षेत्र मतलब स्कोप ऑफ इनकम मतलब कौन सी, मतलब कितनी दूर तक की आय या कितने एरिया की आय हम उसको टैक्सेबल माने या उसको टैक्सेबल नहीं माने। ये किस पे डिपेंड करेगी, ये करदाता के रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करेगी कि गत वर्ष में करदाता का रेजिडेंशियल स्टेटस या निवास की स्थिति क्या रही है। तो निवास की स्थिति या रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब है कि करदाता का गत वर्ष में भारत में स्टे की अवधि, भारत में वह कितने दिन निवास किया है या कितने दिन वह रहा है, इसके आधार पर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। आगे हम चलते हैं। अब करदाता का तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। तो मैंने इससे पहले आपकी क्लास में चर्चा की थी, जो पहले की क्लास थी उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि करदाता का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है तो कौन कौन से करदाता हो सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। मैंने आपको बताया था कि करदाता कौन कौन से हो सकते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब इन करदाताओं का हमें हर एक का अलग अलग क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस निर्धारित करना है। पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस निर्धारित करेंगे कि उसकी निवास की स्थिति क्या है और निवास की स्थिति के आधार पर उसकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं ये हम डिटरमाइन करेंगे। अब इनके लिए सबके लिए अलग अलग रूल बने हुए हैं। मतलब इंडिविजुअल के लिए अलग रूल बना हुआ है कि इसकी निवास की स्थिति की गणना कैसे करेंगे। एचयूएफ के लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है। ऐसे ऐसे इन सभी करदाताओं के लिए अलग अलग रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट में इनकी निवास की स्थिति की गणना करने के लिए। अब मैंने ये बताया कि करदाता की हम निवास की स्थिति देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। अब इसके अंदर भी रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर में भी करदाता दो तरीके के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस एसएससीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग टू कैटेगरी। मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे या निवास की स्थिति के आधार पर करदाता को दो कैटेगरी में रखा जाएगा। करदाता कौन थे, वो अभी मैंने जो आपको 7 बताए थे ना, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई या कंपनी, ये सब हमारे करदाता थे। तो इनको भी क्या किया जाएगा, रेजिडेंशियल और निवास की स्थिति के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जाएगा। तो 2 टाइप ऑफ कैटेगरी कौन सी होगी, पहला है रेजिडेंट मतलब निवासी और दूसरा है नॉन रेजिडेंट मतलब अनिवासी। कि कोई करदाता या तो निवासी हो सकता है या फिर अनिवासी हो सकता है। अब निवासी और अनिवासी की कैसे कैलकुलेशन होगी वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो करदाता की कौन सी दो कैटेगरी हो सकती है, पहली रेजिडेंट और दूसरी नॉन रेजिडेंट, निवासी और अनिवासी। अब आगे क्या कह रहा है ये, as far as resident individuals and HUF families are concerned, they can be further divided into 2 categories। अब ये कह रहा है कि जो करदाता है ना, जिसमें करदाता में इंडिविजुअल और HUF जो करदाता है उनको फिर आगे फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मतलब कोई करदाता यदि मान लो इंडिविजुअल है यदि वो रेजिडेंट है, यानी दो में से रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। यदि वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट होने के बाद भी उसको 2 कैटेगरी में विभाजित किया जाएगा। मतलब देखा जाएगा कि इन दोनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। या कोई एचयूएफ है तो एचयूएफ को भी देखा जाएगा। मतलब 2 करदाता, खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ को फर्दर आगे 2 कैटेगरी में और डिवाइड किया जाएगा। मान लो यदि वो रेजिडेंट आ जाता है तो उसको बाद ये देखा जाएगा कि फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, या तो वो निवासी प्लस साधारण निवासी है या फिर निवासी प्लस असाधारण निवासी है, या तो रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और ये कौन से करदाता की स्थिति में देखना है, ये खाली हमें इंडिविजुअल और एचयूएफ में देखना है। यानी पहले तो हम करदाता को 2 कैटेगरी में देखेंगे। मतलब करदाता की 2 कैटेगरी बताई गई हैं कि कोई करदाता या तो रेजिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकता है। लेकिन एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में फिर करदाता को 2 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है। मतलब इंडिविजुअल यदि कोई रेजिडेंट है तो उसको फिर बाद में हमें क्या देखना है कि वो रेजिडेंट के साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट के साथ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है।
अब आगे ये कह रहा है एन एसएससी में हैव डिफरेंट प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस इन डिफरेंट प्रीवियस ईयर। अब ये कह रहा है कि मैंने क्या कहा था कि करदाता की निवास की स्थिति का निर्धारण गत वर्ष के आधार पर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लो एक गत वर्ष में करदाता रेजिडेंट हो गया तो अगले गत वर्ष में भी उसको हम रेजिडेंट मानेंगे, नहीं। प्रत्येक गत वर्ष में उसकी निवासी स्थिति का निर्धारण किया जाएगा कि वह रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। मान लो वो अभी तो क्या कहते हैं 19-20 की गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में तो भारत में रह रहा है, मान लो 20-21 में वो अमेरिका में चला गया तो उसको फिर हम 20-21 में अलग से ही निर्धारित करेंगे कि उसका वो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। मतलब हमें हर गत वर्ष में करदाता की रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण करना पड़ेगा। मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या मतलब बताया था, रेजिडेंशियल स्टेटस या निवास की स्थिति से मतलब है भारत में करदाता के ठहरने की अवधि, वो क्या कहलाएगी हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस। आगे क्या कह रहा है ये, इट इज नॉट नेसेसरी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी वन प्रीवियस ईयर विल रिमेन द सेम इन प्रीवियस ईयर टू फॉलो। मतलब मैंने अभी आपको बताया था जरूरी नहीं है कि एक गत वर्ष में मतलब जो एक गत वर्ष में रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया वो ही आगे के वर्ष का माना जाएगा, नहीं है। प्रत्येक गत वर्ष में हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस की जो एज पर रूल है इनकम टैक्स एक्ट के उसके आधार पर निवास की स्थिति की गणना करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर को ही हम सेम नहीं मानेंगे कि प्रीवियस ईयर में मान लो कोई नॉन रेजिडेंट आ गया तो अगले प्रीवियस ईयर में भी उसको नॉन रेजिडेंट मान लें, नहीं, हर प्रत्येक वर्ष में उसकी गणना करनी पड़ेगी। सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसका क्या मतलब है, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। वो कह रहा है ये नहीं है कि मान लो इनकम टैक्स एक्ट में हम रेजिडेंशियल स्टेटस जो ज्ञात कर रहे हैं उसमें नागरिकता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कोई अमेरिकी नागरिक है तो जरूरी नहीं है कि अमेरिकी नागरिक पे हम टैक्स लगाएं और भारतीय नागरिक पे नहीं लगाएं, या भारतीय नागरिक पर टैक्स लगाएं अमेरिकी नागरिक पर टैक्स नहीं लगाएं। लेकिन इनकम टैक्स में किसके आधार पर टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर टैक्स लगेगा। और रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब है, भारत में करदाता के ठहरने की अवधि। मान लो कोई अमेरिकी व्यक्ति है वो भारत में आता है और भारत में वो रुकता है और रुककर वो कुछ पैसे कमाता है तो उस पर भारत में उसने भारत के रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया है, जो रिसोर्सेज का प्रयोग किया है, यदि उससे उसने कुछ इनकम अर्न की है तो उस पर टैक्स लगेगा, चाहे वो अमेरिकी नागरिक हो, मतलब अमेरिकी सिटीजन हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है, रेजिडेंशियल स्टेटस से। आगे क्या कह रहा है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया मे बी नॉन रेजिडेंट इन ए प्रीवियस ईयर वाइल ए सिटीजन ऑफ ए फॉरेन कंट्री मे बी ए रेजिडेंट इन ए प्रीवियस ईयर। मतलब ये कह रहा है कि एक भारतीय नागरिक हो सकता है भारत में निवासी नहीं हो, रेजिडेंट नहीं हो, नॉन रेजिडेंट हो, और एक अमेरिकी नागरिक हो सकता है कि भारत में निवासी हो। तो ये जरूरी नहीं है कि नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, फॉरेन कंट्री का नागरिक भी भारत में निवासी हो सकता है और भारत का निवासी भी यहाँ पर क्या हो सकता है, अनिवासी हो सकता है। आगे क्या कंडीशन है, इट इज नॉट एसेंशियल दैट द इंडिविजुअल शुड लिव एट एनी वन प्लेस इन इंडिया और स्टे एट वन स्ट्रेच। सिमिलरली ही कैन गो आउट ऑफ इंडिया एज मेनी टाइम्स एज ही विश। मैंने क्या कहा था, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है भारत में रहने की अवधि। अब ये जरूरी नहीं है कि वह भारत में एक ही स्थान पर रहे, मान लो कोई जयपुर में रह रहा है तो जरूरी नहीं है जयपुर में ही रहे, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि जयपुर में मान लो आज 2 दिन रुक गया फिर वो मतलब यहाँ से चला गया तो लगातार अवधि के लिए रहे, मतलब 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, ये भी जरूरी नहीं है। और वो ये भी जरूरी नहीं है कि इंडिया में जो रहने की अवधि हम कैलकुलेट करेंगे वो जरूरी नहीं है कि मतलब लगातार ही इंडिया में रह रहा हो, कि इंडिया में नहीं, इंडिया में लगातार इसको 2 महीने 3 महीने रहना पड़ेगा। वो कितनी बार भी इंडिया से जा सकता है और कितनी बार भी इंडिया में आ सकता है। जब उसकी हम रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब भारत में रहने की अवधि की गणना करेंगे तो वो टोटल कितने दिन रुका है, चाहे वो 5 दिन रुका हो, 10 दिन रुका हो, जो बार बार आ रहा हो जा रहा हो, लेकिन उसकी टोटल रुकने की अवधि का कैलकुलेशन करेंगे। जरूरी नहीं है कि वे भारत में एक ही स्थान पर रुके, कहीं भी रुक सकता है भारत में, और जरूरी नहीं है कि लंबी अवधि के लिए एक साथ रुकना पड़े, वो भारत से बाहर जा भी सकता है और आ भी सकता है। अगला पॉइंट है, द डे ऑफ अराइवल इन इंडिया एज वेल एज ए डे ऑफ डिपार्चर बोथ आर टू बी इंक्लूडेड इन डिटरमाइन द टोटल स्टे पीरियड इन इंडिया।
मतलब ये कह रहा है भारत में आने का दिन और भारत से जाने का दिन दोनों क्या करेंगे, जब हम निवास की स्थिति की गणना करेंगे ना, तो निवास की स्थिति में भारत में आने का दिन भी शामिल करेंगे और निवास की स्थिति की गणना करने में दिनों की संख्या में हम भारत में जब वो व्यक्ति आएगा उस दिन को भी कैलकुलेट में लेंगे, कैलकुलेशन में, और जिस दिन वो भारत से बाहर जाएगा उस दिन को भी कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। A person shall be deemed to be of Indian origin if he himself or his parent or any of his grandparent were born in undivided India। मतलब एक परिभाषा है इसमें, भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति कौन कहलाएगा? भारतीय मूल का व्यक्ति वह कहलाएगा यदि वह स्वयं या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके दादा दादी में से कोई भी एक अविभाजित भारत में जन्मा हो, तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है। अब अविभाजित भारत का अनडिवाइडेड इंडिया क्या मतलब है? अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है जब पाकिस्तान और भारत अलग नहीं हुए थे। तो मान लो ये भारतीय मूल का व्यक्ति या इंडियन ऑर्गन का व्यक्ति किसे कहते हैं? जब वो या तो स्वयं या उसके माता पिता में से कोई एक या ग्रैंडफादर में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया मतलब अविभाजित भारत में जन्मा हो, तो वो क्या कहलाएगा? भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। फिर अनडिवाइडेड इंडिया का क्या मतलब है? अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मेन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर। अब मैंने बताया था कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस की गणना करनी है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है भारत में रहने की अवधि। फिर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक करदाता की निवास की स्थिति की गणना करनी है हमें, और करदाता में और कौन कौन बताए थे मैंने आपको? इंडिविजुअल एचयूएफ ये सब बताए थे। इंडिविजुअल एचयूएफ 7 प्रकार के करदाता बताए थे। अब प्रत्येक की अलग अलग की हमें क्या करनी पड़ेगी? रेजिडेंशियल स्टेटस की गणना करनी पड़ेगी। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस निवास की स्थिति कितने प्रकार की बताई थी मैंने? क्या तो कोई व्यक्ति रेजिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के जानने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ नियम दिए गए हैं। उन नियमों के बारे में चर्चा होगी कि कोई व्यक्ति कैसे रेजिडेंट कहलाएगा और कोई व्यक्ति कैसे नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल करदाता की देखते हैं कि इंडिविजुअल जो हमारा व्यष्टि है वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कब कहलाता है। एन इंडिविजुअल में आइदर बी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन एनी प्रीवियस ईयर डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस। मतलब कोई भी व्यक्ति गत वर्ष में क्या हो सकता है? या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। और यदि वो रेजिडेंट हो गया तो हम बाद में और क्या देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं अब वो है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वह रेजिडेंट है कि इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है। पहले दो चीज में से एक चीज देखनी है कि वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट मतलब निवासी है, या नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट मतलब अनिवासी है। तो उसको कैसे चेक करेंगे हम? द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल नाउ डिपेंड अपॉन हिज स्टे इन इंडिया। ये तो मैंने पहले ही बता दी थी कि रेजिडेंशियल स्टेटस की गणना कैसे करेंगे कि भारत में ठहरने की अवधि के आधार पर। He will be a resident in India if he satisfy any of the basic condition given below as per section 6(1). सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अनुसार कोई भी इंडिविजुअल या व्यक्ति रेजिडेंट कहलाएगा यदि वो दो बेसिक कंडीशन दी गई है नीचे, इनमें से दो बेसिक में से कम एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे तो वो क्या कहलाएगा? भारत में रेजिडेंट या भारत में निवासी कहलाएगा। समझ गए? इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनने के लिए दो बेसिक कंडीशन दी गई हैं सेक्शन 6(1) में। यदि सेक्शन 6(1) की कंडीशन दो बेसिक कंडीशन में से आधारभूत शर्तों में से एक शर्त पूरी कर दे, ये तो दोनों कर दे या कम से कम एक शर्त पूरी कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? भारत में निवासी कहलाएगा। तो पहली शर्त क्या है? He is in India in the previous year for a period or periods amounting in all to 182 days या 182 days और more। वो कह रहा है वह गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। इंडिविजुअल क्या हो? गत वर्ष में कुल मिलाकर टोटली, चाहे वो 2 दिन के लिए रुका हो, फिर आ गया हो, फिर भारत छोड़ के चला गया, मतलब टोटल गत वर्ष में देखनी है। टोटल प्रीवियस गत वर्ष में टोटली 182 दिन और इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। एक तो कंडीशन ये है। यदि ये पूरी नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन क्या है?
if he has been in India for a period or periods amounting in all to 365 days or more during the 4 year preceding the previous year and has been in India for 60 days or more during the previous year। पहली शर्त में तो खाली ये है कि गत वर्ष में 182 दिन या अधिक भारत में रहा हो, ठीक है। यदि पहली शर्त मान लो 182 दिन में भारत में नहीं रहा है तो दूसरी शर्त पूरी देख लो कि दूसरी शर्त पूरी हो जाए। तो दूसरी शर्त पूरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वह गत वर्ष में तो 60 दिन भारत में रहा हो, ठीक है, गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष से पहले के जो 4 वर्ष हैं उसमें 365 दिन या अधिक भारत में रहा हो। तो ये दोनों लाइन एक साथ पूरी होनी चाहिए, मतलब गत वर्ष में तो 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में या उससे गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक भारत में रहा हो, ठीक है। तो ये क्या है, दो हमारी बेसिक कंडीशन है। पहली कंडीशन है बेसिक कंडीशन 182 दिन या इससे अधिक गत वर्ष में भारत में रहा हो, ये पूरी नहीं होती है। तो दूसरी कंडीशन देखो कि गत वर्ष में तो 60 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक भारत में रहा हो। यदि इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन पूरी कर देता है तो वो क्या कहलाएगा, भारत में निवासी कहलाएगा। देखो बेटा मैंने आपको बता रहा हूँ कि गत वर्ष में जब हम गत वर्ष का यूज करेंगे ना कि गत वर्ष में देखना है तो उसको हम कहेंगे संबंधित गत वर्ष, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और यदि मैं कह रहा हूं कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के गत वर्ष तो वो कहलाएंगे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड कंडीशन में उसमें वर्ड है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्ष, ठीक है, 4 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना संबंधित गत वर्ष तो होता है हमारा जिसकी इनकम जिसका असेसमेंट कर रहे हैं, जिस गत वर्ष में उसने इनकम अर्न की है वो तो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो गया और उससे पहले के सभी गत वर्ष कहलाते हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो रेजिडेंट यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, फिर हमें देखना है, मैंने बताया था कि 2 कैटेगरी ऐसी है इंडिविजुअल और एचयूएफ की, हमें उसको बाद में भी देखना पड़ता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इंडिविजुअल रेजिडेंट हो गया तो फिर हमें देखना है ये ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या है बेटा, 2 कंडीशन दी गई हैं। यदि ये 2 कंडीशन एक साथ पूरी होंगी तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल फुलफिल एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, ठीक है, एक आधारभूत शर्त को पूरी कर दे एंड एट द सेम टाइम उसी समय फुलफिल बोथ द एडिशनल कंडीशन देन ही विल बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी एक तो बेसिक कंडीशन को पूरी कर दे और उसके बाद 2 एडिशनल कंडीशन को एक साथ पूरी कर दे तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब निवासी प्लस साधारण निवासी। एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन क्या है, इफ द एसएससी हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। वो कह रहा है पहली शर्त है जो हमारा गत वर्ष है और उससे तुरंत पूर्व के जो 10 गत वर्ष है ना, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर से पूर्व के 10 गत वर्ष, उन 10 गत वर्षों में से 2 वर्षों में क्या रहा हो, वो निवासी रहा हो। मतलब गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में से 2 वर्ष में निवासी रहा हो। निवासी का क्या मतलब है, रेजिडेंट का मैंने मतलब बताया था आपको कि रेजिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन में से एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, 182 दिन वाली या फिर 365 दिन और 60 दिन वाली। तो वो ही हमें यहाँ पर चेक करनी है कि यदि वे गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कोई से हो सकते हैं। मान लो अब गत वर्ष हमारा 19-20 है तो इससे पहले के गत वर्ष कब से चालू होंगे, मतलब ये हमारे 2010-11 से चालू हो जाएंगे, 10-11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हमारे 10 वर्ष पहले के जो वर्ष है इनमें ये हमें 2 वर्षों में देखना पड़ेगा कि 2 वर्षों में कोई व्यक्ति इंडिविजुअल निवासी है या नहीं। निवासी मतलब 182 दिन वाली शर्त या 365 और 60 दिन वाली शर्त, एक तो ये शर्त देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर दूसरी शर्त क्या देखनी पड़ेगी हमें, if the SSC has during the 7 year immediately preceding the previous year been in India for 730 days or more, 730 days or more, ठीक है।
दूसरी शर्त है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में, यानी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, उससे पहले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 दिन या अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। यदि ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी नहीं होती है, या एक ही पूरी होती है, या दोनों ही नहीं होती हैं, मतलब या तो एक साथ पूरी होंगी दोनों शर्तें, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, एसएससी रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब रेजिडेंट के लिए तो एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे तब तो वो रेजिडेंट हो गया, प्लस उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद देखना है कि हमें ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए उसको 2 एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। यदि एक बेसिक पूरी कर दे और दोनों एडिशनल को पूरी कर दे तो वो हमें क्या कहलाएगा, रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अब यदि इन दोनों एडिशनल कंडीशन में से एक भी एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करे या खाली एक करे तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब निवासी प्लस असाधारण निवासी, या उसको खाली असाधारण निवासी भी कह सकते हैं। ये कह रहा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ एन इंडिविजुअल फुलफिल एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, मतलब आधारभूत शर्तें जो हमारी बेसिक कंडीशन है उसमें से एक शर्त पूरी कर दी, ठीक है, बट डज नॉट फुलफिल बोथ द एडिशनल कंडीशन देन ही विल बी कॉल्ड एज द नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए ना, मैंने बताया था ना, एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे और एडिशनल कंडीशन में से एक भी पूरी नहीं हो या एक पूरी हो रही हो तो वो क्या कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी। ठीक है, यदि दोनों पूरी हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, साधारण निवासी या ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये मैंने क्या बता दी, इंडिविजुअल का बताया तो मैं खाली रेजिडेंट के बारे में। अब इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट कब होगा, तो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होगा इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन देन ही विल बी कॉल्ड एज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो सरल है बिल्कुल। इसका मतलब है जो हमारी बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में से यदि एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा या भारत में अनिवासी कहलाएगा। फिर तो तुम्हें एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है वहां पर। जब एडिशनल कंडीशन तो हम जब देखते हैं जब कोई व्यक्ति रेजिडेंट हो, यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट हो गया ना तो वो उसकी एडिशनल कंडीशन तो हमें देखनी नहीं है। तो नॉन रेजिडेंट कब होगा, जब वो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता हो। बेसिक कंडीशन कौन सी थी, 182 डेज वाली और 365 और 60 दिन वाली, ये बेसिक कंडीशन थी। यदि इन दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं कर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट क्या कहलाएगा, वो इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, वो इंडिविजुअल भारत में अनिवासी या नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। Thus, in this case, it will be immaterial to observe whether the fulfill or does not fulfill the additional condition। मैंने कहा क्या कहा आपसे बताया था ना कि यदि कोई व्यक्ति अनिवासी हो गया तो फिर हमें उसकी एडिशनल कंडीशन के बारे में तो पता लगाना नहीं है, क्योंकि जब वो अनिवासी हो गया तो उसकी क्या जरूरत है। निवासी के केस में ही हम एडिशनल कंडीशन के बारे में देखते हैं, अनिवासी के केस में हम एडिशनल कंडीशन के बारे में नहीं देखते हैं। ठीक है बेटा, आज का चैप्टर इतना ही। आज हमने ये जान लिया कि रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब है। रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब है, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है भारत में ठहरने की अवधि। ठीक है, अब इस रेजिडेंशियल स्टेटस की गणना क्यों करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस की गणना हम इसलिए करते हैं कि इंडियन इनकम, कोई किसी करदाता की इंडियन इनकम है या किसी करदाता की मान लो फॉरेन इनकम है। अब ये इसका जो स्कोप है ना इनकम का, इंडियन इनकम को टैक्सेबल करें या नहीं, या फॉरेन इनकम को टैक्सेबल करें या नहीं, या किस व्यक्ति को करें, इंडिया भारतीय नागरिक पर टैक्स लगाएं या नहीं, या अमेरिकी नागरिक पर टैक्स लगाएं या नहीं। तो इन सब को क्लियरिफाई करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस कंसेप्ट है कि भारत में ठहरने की अवधि के आधार पर उस पर टैक्स लगाया जाएगा कि भारत में ठहरने की अवधि के आधार पर कौन सी इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, अब आज हमने टैक्सेबल जो करदाता थे उनमें एक करदाता हमारा इंडिविजुअल क्लियर कर लिया। कल हम HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और आगे के करदाताओं के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप इसके नोट्स को पढ़ लेना और इसको रिवाइज कर लेना किताब में से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।